नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खास पेशकश लेकर इंडिया रिपोर्टर्स। इंडिया रिपोर्टर्स में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, वो भी सीधे ग्राउंड जीरो से, जहां रिपोर्टर्स आपके लिए लेकर आते हैं वो खबरें जो आपके लिए हैं बहुत जरूरी, और उस खबर के पीछे की पूरी हकीकत। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की बड़ी खबरें इंडिया रिपोर्टर्स में। एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को एकजुट होने के लिए आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी सब इकट्ठा हो जाओ। लेकिन उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा छिड़ गई है, जबकि बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को इस बार 2025 के विधानसभा इलेक्शन में 5 सीटें जीत मिली हैं। 25 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे। अब जब बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो वो भी चुनाव के मौके पे तो राजनीति होना लाजमी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बताया जाता है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, दोनों दल इनको भाजपा का बी टीम बताते हैं और ये कहते हैं कि अगर ओवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो रही है, उनके बयानों को लेकर और उनके जो तेवर हैं वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए होते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अगर बयानबाजी करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनका खुलकर विरोध करती है। वहीं जब भी किसी बयान को लेकर जब सपा कांग्रेस के पास उनसे पूछने पड़े कि असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसी बात बोली है, तो सीधा उनका एक कहना होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग सेट करने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी का सहारा नहीं लेती है, वो जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ती है और जो रिजल्ट होता है सबके सामने होता है। ये सिर्फ एक आरोप लगाने भर का मात्र है। जबकि असदुद्दीन ओवैसी जब यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो कई समीकरणों के साथ वो गठबंधन की भी बात करते हैं, चाहे वो इंडी गठबंधन हो या किसी तीसरे गठबंधन की बात हो। वो हमेशा कहीं न कहीं किसी नेताओं के बीच में बैठक करते हैं। एक सुर्खियां बनती हैं कि अगला जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, हमारा गठबंधन किसके किसके साथ होगा। उन्होंने इंडिया गठबंधन में भी अपील की थी कि सब मिलकर साथ चुनाव लड़े, लेकिन इंडी गठबंधन या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अभी तक ऐसा नहीं होने दिया है। इस बार के चुनाव में अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आह्वान मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, अगर वो ये आह्वान उनका सफल रहा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बहुत सतर्क रहती है और उनके बयानों का हमेशा विरोध करती है। जब भी असदुद्दीन ओवैसी ने कोई बयान दिया, चाहे वो किसी भी मजहब या पंथ का हो, उस पर भारतीय जनता पार्टी खुलकर खेलती है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहीं न कहीं उनके इस बयान से असहज जरूर हो जाती है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने आह्वान किया है, उससे अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं असहज जरूर महसूस कर रही हैं। इसीलिए ये तमाम आरोप लगते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जब भी उत्तर प्रदेश आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए रेड कारपेट या ग्रीन कारपेट बिछा देती है, जिससे वो बयान दे और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी जब भी यहाँ आकर या कोई बयान देते हैं तो माहौल खराब होता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है और ना किसी कोई उनकी बी टीम है और ना ए टीम है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो घटक दल यानी एनडीए हैं, उन्हीं के साथ चुनाव मैदान में चुनाव लड़ती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव से पहले जो समीकरण बनेंगे, अगर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आके बयानबाजी करते हैं तो उसका असर कहां तक और किसको फायदा पहुंचाएगा, ये देखने को में
बहुत ही दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सरजीत के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, इंडिया डेली 24x7 लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने काफ़ी बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि 3 को रिजेक्ट कर दिया है और 1 को सिलेक्ट करने की भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा 3 रिजेक्टेड 1 सिलेक्टेड। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह जनता ने वेस्ट बंगाल की जो ममता बनर्जी उनको रिजेक्ट किया, तेजस्वी यादव को बिहार में रिजेक्ट किया और जो केजरीवाल अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में रिजेक्ट किया, और अब जनता कहीं ना कहीं जनता अखिलेश यादव को 2027 विधानसभा में रिजेक्ट करने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये बहुत महिलाओं की बात करते हैं और महिलाओं को लेकर अभी अखिलेश यादव ने अभी घोषणा की है जब उनकी सरकार बनेगी तो महिलाओं को हर वर्ष 40,000 रुपये देंगे, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो छात्राएं हैं उनको लैपटॉप देंगे। उन्होंने कहा सिर्फ ये घोषणाएं करने वाले लोग हैं, ये कभी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। जब इनकी सरकार थी इन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं, यहाँ तक कि तमाम जो माफिया गुंडे उनका वर्चस्व होता था। तो केशव मौर्य ने कहा कि जो राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी तमाम जो वायदे करके जनता से सत्ता पाना चाहते हैं, ऐसे में 2047 तक वो सत्ता में बिल्कुल आने की बिल्कुल उनकी उम्मीद नहीं है और ना ही वो आएंगे 2047 तक। तो ऐसे में एक बड़ा हमला बोला है कांग्रेस के ऊपर और समाजवादी के ऊपर। उन्होंने साफ कह दिया है जो जिस तरह तेजस्वी यादव, जो तृणमूल की ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ये घोषणाओं ढपोल संघ की घोषणाएं करते हैं और लोगों को झूठे वादे करते हैं, तो अब जनता जान चुकी है। तो ऐसे में अखिलेश यादव के जो वादे हैं उनको भी जनता जानती है और इनको बिल्कुल अब ये रिजेक्ट श्रेणी में आ चुके हैं और जनता 2027 में इनको रिजेक्ट कर देगी। और ये जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में विकास अगर हुआ है तो ये बीजेपी ने विकास किया है और बीजेपी ही अच्छी सत्ता दे सकती है, लेकिन जो कांग्रेस और ये अखिलेश यादव ये कहीं ना कहीं लोगों को लोक लुभावन तरह की बातें करके ये सत्ता पाना चाहते हैं, इसमें सफल नहीं होंगे। कैमरामैन सरजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24x7 लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब विपक्ष या सत्ता पक्ष के जो वादे किए जा रहे हैं, इससे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव अब आ चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि 60 साल की महिलाओं के लिए हम फ्री बस यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दे दिया कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम महिलाओं को 40,000 रुपए उनके खाते में देंगे। इसका असर कितना बजट पे पड़ेगा ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं। सर, जिस तरह से वादे शुरू हो गए हैं वैसे लग रहा है कि चुनाव आ चुका है। नहीं, जो विषय आप अभी रख रहे थे, बहनों को राखी पर सदैव सम्मान करने की परंपरा हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति में जाने कितने कालखंड से चली आ रही है। योगी जी ने वही किया जो भारतीय परंपरा का हिस्सा था, भारतीय संस्कार संस्कृति का हिस्सा था कि राखी पर बहनों को तोहफा हर भाई देता है। अगर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करोड़ों करोड़ बहनों का आशीर्वाद प्राप्त है तो इस राखी में हमारे मुख्यमंत्री का धर्म और कर्तव्य था कि अपनी बहनों को हम इस पर तोहफा देंगे, और उन्होंने दिया। ये भारतीय संस्कार संस्कृति का हिस्सा था और हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति इसी तरह बांधती है पूरे देश को, एक एक परिवार को, एक एक घर को। भाई भाई, बहन बहन सब इसी तरह बंध जाते हैं और संगठित होते हैं और मजबूत रहते हैं। अगर अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं कि मैं इतने रुपए दूंगा, ये देने की बात क्यों कह रहे हैं ये समझ में नहीं आई। क्या वो वोट खरीदना चाहते हैं पैसा दे करके? अखिलेश यादव जी की बात, ये भारतीय संस्कार संस्कृति का हिस्सा नहीं है कि जब वो चुनाव आएगा तो हम वोट खरीद लेंगे। हमारे मोदी जी और योगी जी पूरे 24x7 भारतवासियों, उत्तर प्रदेश वासियों की सेवा करते हैं और उस सेवा के बलबूते राज्य में बहुमत की सरकारें बन रही हैं, बना रहे हैं। यहाँ से वहां तक महसूस हो रहा है कि सचमुच सच्चे सेवक हैं। अब उनको दाल ना गल रही हो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोगों को, तो इस तरह के लोक लुभावन
बातें करते हैं। हम आप सब जानते हैं कि लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है, और अगर अखिलेश यादव जी जितना कह रहे हैं उतना देंगे तो राज्य के बजट का कुल कितना हिस्सा उस पर व्यय होगा, तो बाकी काम कहां से होंगे यह भी तो अखिलेश यादव जी बता दें। तो मैं नहीं समझता कि अखिलेश यादव जी की बात का कोई उत्तर प्रदेश वासियों पर इसका असर होने वाला है। जो काम कर रहे हैं गलत काम है। सब कोई जानता है कि भारतीय संस्कार संस्कृति से उस परिवार का हिस्सा नहीं है, केवल वोट से हिस्सा है। जब तक वोट उनको मिलता है तब तक वो भले कुछ कहें, और जो वोट नहीं मिलता है तो उसके साथ नहीं रहते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे योगी जी भारतीय संस्कार संस्कृति के पुजारी हैं, और जो उन्होंने किया अच्छा किया। वीडियो जर्नलिस्ट सरजीत सिंह के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, इंडिया डेली 24x7, लखनऊ। कानपुर के गंगा बैराज क्षेत्र में ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जिसमें कि 2 लोगों की मौत होगी। एक इंस्ट्रक्टर और एक ट्रेनी पायलट साथ में था, जिसका नाम है सचिन भाटी, जो कि गुजरात का रहने वाला, अभिषेक पुजारी जो कर्नाटका का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट था, ट्रेनी एयरक्राफ्ट, ये गर्ग एविएशन लिमिटेड का था और कानपुर में ही इसकी सेंटर है। और कानपुर एयरपोर्ट के पास वहाँ पे क्षेत्रीय उड़ान भर रहा था प्रैक्टिस के तौर पे, जहाँ पे जैसे ही टेक ऑफ किया उसके बाद से 200 से 2.5 फीट के ऊपर में ही ये विमान लड़खड़ाने लगा और अनियंत्रित होकर वो प्लेन गिरा, जहाँ पर क्रैश हुआ। हालांकि आसपास के लोग इकट्ठा हुए, पुलिस की सूचना दी, रेस्क्यू टीम पहुंची, रेस्क्यू टीम के साथ अन्य टीमें भी वहाँ पे, फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची, पुलिस एम्बुलेंस वहाँ पहुंची। पर वहाँ पे जो ये विमान था, ये परखच्चे उड़ चुके थे, कई जगह इसके जो पार्ट्स थे वो दूर जाके गिरे थे। गनीमत ये रही कि विमान में आग नहीं लगा और आसपास का जो इलाका था वो प्रभावित नहीं हुआ। वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं रघुवीर, उनका साफ तौर पे कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से पूरे जो एरिया था उसको कवर कर लिया गया था और पूरे चीज़ों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है, आसपास कोई इलाका कोई प्रभावित ना हो, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को भी निकाला गया है। पर कुल मिला के देखा जाए, इस मामले को लेकर उन्होंने DGCA को पत्र भी लिखा है, बातचीत भी हुई है। अब DGCA की टीम इस पूरी जो तकनीकी है, अन्य जो साक्ष्य है वो जुटाई जाएगी। आखिर किन कारणों से ये जो विमान जो हादसा हुआ, जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वो कारण क्या था, इसकी पूरी पता लगाया जाएगा। AAIA को भी टीमों को वहाँ पर रवाना हो गई हैं, पूरी एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो ट्रेनी जो पायलट थे यानी इंस्ट्रक्टर थे, ये ट्रेनिंग तौर पे थे और उसको वहाँ पे ये उड़ान भर के वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। और उसके बाद से जो कि स्थिति बिगड़ी, और स्थिति बिगड़ने के बाद आसमान में ही ये जो विमान था वो अप डाउन होने लगा। उसके बाद से कुछ सूचना मिली कि एयरक्राफ्ट ऊपर कोई विमान है जो गुजर रहा है, वो स्थिति अनियंत्रित हो चुकी है। लोग वहाँ पे पहुँचे और देखा कि ये विमान नीचे गिर गया और जिसके बाद से वहाँ पे ये बड़ा हादसा हो गया। चश्मिदों का कहना है कि काफ़ी ये जब 11:30 के आसपास जब उड़ा है तो करीब 10 मिनट के बाद ही ये जो विमान था अपनी स्थिति खो बैठा था और यहाँ पे गिरा। और ये गनीमत रही कि केवल उसमें केवल 2 लोग थे, अन्य कोई लोग नहीं था। 5 सीटर के डुअल का बताया जा रहा है ये विमान था, जिसके आमतौर पर ये एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट होता है जिसमें कि चीज़ें वहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है। पर कुल मिला के इस पे देखा जाए तो इस हादसे के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इससे पहले भी देखा जाए तो अहमदाबाद में भी हादसे हुए, इससे पहले देखा जाए तो हरियाणा में भी एक हादसे हुए। और लगातार जिस तरह से विमान में क्रैश जैसी समस्या आ रही है, आखिर उसका क्या कारण है, इन सभी चीज़ों को लेकर एक विस्तृत जाँच की जाएगी और पता लगाया जाएगा आखिर ये जो कानपुर में हुआ ये घटना क्यों हुई, कारण इसके पीछे क्या है। पर पुलिस कमिश्नर का साफ तौर पर कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से पूरे इस एरिया को फिलहाल कवर कर दिया, कोई भी बड़ी जनहानि नहीं हुई है। हालांकि 2 लोगों की मौत जरूर हुई है, पर अब इसको लेकर पूरी तरह से एहतियातन तौर पे पूरी चीज़ों को पता लगाने के लिए पुलिस एविडेंस को कलेक्ट कर रही है। लोकल टीम भी वहाँ लगी है, समय रहते वहाँ पे रेस्क्यू करने वाली टीम पहुँच गई थी। पर ये जो हादसा हुआ है अपने आप में एक बड़ा हादसा है। चश्मीरों का कहना है कुछ देर के लिए वो घबरा गए, उनको ये लगा कोई बड़ी बात तो नहीं होगी, पर जिस तरह से विमान गिरा, पर ये कहिए कि कहीं घनी आबादी में नहीं गिरा बल्कि एक लोकल स्तर पर गिरा, जहाँ पे कोई लोग चपेट में नहीं आए। सबसे बड़ी बात, अगर चपेट में आते तो बड़ा कैजुअलिटी हो सकती थी। हालांकि विमान लड़खड़ाया गिरा और उसको लेकर अब तमाम तरह के पहलुओं की जांच की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24x7, लखनऊ। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में बुधवार देर शाम 21 साल की मुस्कान की घर के अंदर चाकू से ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी। इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है उसका नाम इमरान बताया जा रहा है और इमरान ही बुधवार देर शाम तिलक नगर के ओल्ड महावीर नगर के इसी घर में घुसता हुआ दिखाई दिया था। सीसीटीवी फुटेज उसकी सामने आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि बुधवार शाम को जो मुस्कान है, जो उसकी बहन चंडीगढ़ में रहती है, उसने मुस्कान के दोस्त को
कॉल किया कि वो मुस्कान के पास पहुंचे क्योंकि उसे चाकू लगे हुए हैं। जब मुस्कान का दोस्त इस घर में पहुंचा तो उससे पहले यहाँ पे पुलिस और जो कैट्स या एम्बुलेंस जो थी वो यहाँ पे आई हुई थी, वो मुस्कान को अस्पताल ले गई, लेकिन इलाज के दौरान मुस्कान ने दम तोड़ दिया। हालांकि इस पूरे मामले की अगर बात कर ली जाए तो मुस्कान 21 साल की थी, पढ़ाई कर रही थी और वो मॉडलिंग भी किया करती थी और लगातार वो मॉडलिंग की दुनिया में आगे भी बढ़ना चाह रही थी। ये भी जो है बताया जा रहा है कि मुस्कान मॉडलिंग और पढ़ाई के अलावा जिम भी जाया करती थी, जो इस घर से कुछ ही दूर पे वो जिम है जहाँ पर मुस्कान जिम जाया करती थी। तकरीबन 6-7 महीनों से मुस्कान जिम जा रही थी और वहीं पे एक जिम ट्रेनर था, इमरान नाम था उस शख्स का। वो बताया जा रहा है कि लगातार मुस्कान को ना सिर्फ स्टॉक किया करता था बल्कि मुस्कान को परेशान भी किया करता था, जिसकी शिकायत मुस्कान ने कई बार अपने घर वालों को। बात की जाए अगर इमरान की तो 6 महीने पहले ही इमरान ने वो जिम एज अ जिम ट्रेनर ज्वाइन किया था, लेकिन 3 महीने पहले ही उसने वो नौकरी छोड़ दी थी। बावजूद इसके वो लगातार मुस्कान को ना सिर्फ परेशान करता था बल्कि स्टॉक भी कर रहा था। परिजनों की अगर बात माने तो परिजनों के मुताबिक इस बात की शिकायत कई बार मुस्कान ने की थी कि इमरान उसको लगातार परेशान कर रहा है और जो वजह है वो अभी तक जो पुलिस के मुताबिक या आधिकारिक अभी साफ नहीं हो पाई है कि आखिर किस वजह से इमरान मुस्कान को परेशान कर रहा था। बुधवार को जब इमरान जो है वो मुस्कान के घर पे पहुंचा तो उसको अच्छी तरह पता था कि मुस्कान उस समय घर में अकेली है। इसके बाद इमरान ने जो मुस्कान के इस घर में जो है वो दाखिल हो गया। जिस वक्त वो दाखिल हुआ उस वक्त मुस्कान अकेली थी इस घर में और उसने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करके मुस्कान की हत्या कर दी, जिसके बाद वो यहाँ से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आसपास लगे जो तमाम सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज है उसे जब्त कर लिया है और उसके आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है दिल्ली पुलिस। वहीं अगर इमरान की अगर बात की जाए तो इमरान इस समय फरार है, वो कहाँ है अभी किसी को नहीं पता। इसीलिए जो पुलिस है वो इस गली के ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेजों की जो है वो फुटेज खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इमरान आखिर इस वारदात को अंजाम देने के बाद कहाँ गया और कैसे वो यहाँ पर पहुँचा था, वो कहाँ था, क्या उसके साथ कोई और भी था या वो अकेला यहाँ पे आया था। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके पुलिस इस समय इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन जब पूरी हो जाएगी तब और जब इमरान गिरफ्तार हो जाएगा तब ये साफ होगा कि आखिर इमरान ने किस वजह से मुस्कान की हत्या की, क्यों वो मुस्कान को परेशान करता था, क्यों वो मुस्कान को स्टॉक किया करता था। तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जब इमरान की गिरफ्तारी हो जाएगी तो उसके बाद ये चीज़ें साफ होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। रक्षाबंधन को लेकर बाज़ारों में रौनक है और ऐसे में जो बहनें हैं अपने भाइयों के लिए राखी ले रही हैं। मेरे साथ कुछ ऐसी भी बहनें यहाँ पे साफ तौर पे हैं। कौन कौन सी राखी आपने देखी है आपने? अभी यही सब देखी है, अलग अलग वैरायटी मैंने। हाँ। और मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, उससे लेनी थी राखी। अच्छा जी। तो अभी कितनी दुकान पे विजिट किया आपने अभी तक? बस अभी यहीं पर आई हूँ कॉलेज के बाद। तो क्या रेंज है राखियों के, पता पूछा आपने? इनके पास है 20 वाली है, 30 वाली है, 50 है और भी अलग अलग वैरायटी हैं। तो ये राखियों की आज वैरायटी है यहाँ पर साफ तौर पे आप देख सकते हैं। रक्षाबंधन का पर्व चल रहा है और तमाम जो बहनें हैं अपने भाई के लिए स्पेशल राखी ले रही हैं और दुकानों पर भीड़ भी आप साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि यहाँ कम दाम से लेकर बड़े दाम तक की भी राखियाँ यहाँ पे मौजूद है और सबसे यूनिक राखियों का आज के दौर में बाज़ार में खास तौर पे देखी जा रही है, जहाँ पर लोगों की यहाँ पे भीड़ सबसे यहाँ पे इकट्ठा हो रही है। और बात भी कर लेते हैं। राखियाँ कितनी दुकानों पर राखियाँ देख लिया आपने? वहाँ से लाइन से देखते हुए आ रहे हैं। देखिए भाई, मैं कैमरा पसंद कहूँगा, वो राखियाँ देखिए वहाँ लाइन लगी है और वहाँ से लेकर यहाँ तक राखियाँ आप ढूंढ रही हैं। बढ़िया, बेस्ट राखी भाई के लिए तो बेस्ट राखी चाहिए। हाँ, तो कैसा राखी ढूंढ रही है, कैसा दिख रहा है राखी? कुछ ऐसा यूनिक, भगवान की छवि वाले बहुत सारे दिख रहे हैं, कलरफुल्स दिख रहे हैं, मल्टी कलर्स है, डिफरेंट काइंड्स है, स्टोन्स के हैं, पर्ल्स के हैं, बहुत सारे हैं। तो जो मुझे सबसे यूनिक लगेगा मैं उसको लूँगी। कौन कौन सी राखियाँ देख रही हैं आप? मैंने ये सारी देखी है, अच्छी है। क्या देख रही हैं आप? स्पेशल है, मतलब कलरफुल है, प्राइस वगैरह भी है, वही चीज़ देख रहे हैं। हाँ। कितनी दुकानें आप गई राखियों पे? अभी स्टार्टिंग से आए हैं, यहाँ तक आए हैं। हमें लग रहा है 4 दुकानें तो आपने क्रॉस कर ली। हाँ। 4 दुकानों में राखियाँ नहीं मिली आपको? नहीं, देख रहे हैं, आप जैसे ढूंढेंगे, जो सारी पहले देख रहे हैं, फिर जो अच्छी लगेगी वो ले लेंगे।
मतलब सारों में एक तलाशना है, मतलब बढ़िया और बेस्ट। क्योंकि कलेक्शंस बहुत अच्छे अच्छे, तो ढूंढना तो स्पेशल ही है। हाँ हाँ, किस टाइप का ढूंढ रही हैं आप? ऐसे मन में क्या चल रहा है? नहीं, कोई स्पेशल चेन वाली समथिंग तो वही देख रहे थे, तो अभी तक तो नहीं मिली, तो देख रहे हैं आगे। अच्छी राखियाँ देख रही हूँ। अच्छी? अरे अच्छी में भी कैसी देख रही है, ट्रेंडिंग या गॉड? देख रही हूँ, ट्रेंडिंग देख रही हूँ। अच्छा, कितनी राखी दुकान पे गई हैं आप अभी तक? अभी तो मैं पहली दुकान पे, मुझे ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद नहीं है, मैं एक ही जगह एक्सप्लोर करती हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब आप मतलब किस टाइप की राखी देख रही हैं? मतलब जैसे होता है कि मन में होता है कि थोड़ा सा गॉड टाइप की हो, नहीं, stone type- मैं गॉड टाइप की नहीं देखती, क्योंकि वो कलाई पे बनती है, फिर तो यूज टू होती है, कभी कभी यूज टू होती है, कभी कभी वो लोग तोड़ के फेंक देते हैं, गिर जाती है, तो भगवान की नहीं। पर मैं इस बार इवन कौन सा आपने सेलेक्ट किया? ये तो मैंने बच्चों के लिए करा, ये कार्टून toy type की कैरेक्टर। है, हाँ, toy- ये toy मेरे जैसे। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर। बात करें तो राखी की जो मार्केट है वो सजी तो है, पर सबसे ज़्यादा बच्चों को लेकर रक्षाबंधन में ज़्यादा क्रेज दिख रहा है कि बच्चे जो पसंद करते हैं, बच्चे जो अपना मानते हैं, वो राखियों में उस चीज़ को शक्ल दी गई है। यानी यूँ कहें टॉय, स्पाइडरमैन और भी तमाम जो ये प्रोग्राम जो बच्चों के आते हैं, उन बच्चों को खासा, छोटे छोटे बच्चों जो बनाते हैं त्यौहार, उन पर खासा नज़र रखा गया कि राखियों को उस पर शक्ल दी जाए। हालांकि बाज़ार में बेहद रौनक है और काफ़ी लोग स्पेशल राखियाँ अपनी नज़र से ढूंढ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24x7 लखनऊ। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी हैं। इंडिया डेली 24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।